हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आप लोग का BANS 183 दैट इज पर्यटन मानव विज्ञान का कल एग्जाम है। एंड ये वीडियो बहुत ही फास्ट पेस्ड रिवीजन होने वाला है। आपको ये 10 क्वेश्चन करके ही जाने हैं पेपर के लिए, ठीक है। मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को ऑलरेडी ये 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मुझे हिंदी मीडियम वालों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैं करवा रही हूँ, वरना हिंदी मीडियम में जनरली जो है नहीं करवाती। ओके, देखो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन है, पर्यटन का मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन कीजिए। पर्यटन मतलब टूरिज्म, मानव शास्त्रीय अध्ययन मतलब आपको एंथ्रोपोलॉजी के व्यू से देखना है। तो सबसे पहले समझिए कि मानव शास्त्र के अनुसार पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमने का नाम नहीं है, ठीक है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से अलग अलग समाज और संस्कृतियों के लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे, कुछ मुख्य क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। देखो इसका अर्थ है कि जो पर्यटक स्थानीय भाषा, भोजन, रीति रिवाज और जीवन शैली को समझते हैं, वहीं स्थानीय लोग भी बाहर से आए लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का, अपने भोजन का, रीति रिवाजों का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आती है। दूसरा है स्थानीय समुदायों पर पर्यटन का प्रभाव। पर्यटन से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, सड़क, होटल, अन्य सुविधाओं का विकास होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि प्रदूषण हो गया, सामाजिक असमानता हो गई और कुछ स्थानों पर विस्थापन, ठीक है। ये होता है इसका सामुदायिक, जो स्थानीय सामुदायिक है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है पर्यटन का। तीसरा है हमारा संस्कृति का वास्तुकरण। इसका अर्थ है कि संस्कृति को पर्यटकों को आकर्षित करने के साधन बना दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ना नृत्य कला होती हैं जिनको पर्यटनों के लिए चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि घूमर हो गए, ये सब पहले जो है सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे होता था, अब ये जानबूझकर ऐसे करा जाता है पर्यटनों के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है इसमें पहचान एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। देखो कई बार स्थानीय लोग अपनी संस्कृति को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो पर्यटकों को अधिक पसंद आए। इससे क्या होता है, कभी कभी असली रूप में उसमें बदलाव आ जाता है, बहुत ज्यादा बदलाव। ओके, अंत में लिखिए कि मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पर्यटक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह सतत तथा जिम्मेदार पर्यटक पर जोर देता है। ओके, सिंपल समझ आ गया कि देखो हम लोग ना सिर्फ इस मानव विज्ञान से सिर्फ ये नहीं देखते कि कैसे पर्यटक घूमने फिरने जाते हैं, नहीं, हम ये लोग ये भी देखते हैं कि कैसे संस्कृति, रीति रिवाज, ये सबका जो है आदान प्रदान करते हैं। सबसे जरूरी यही है इसमें। ऑलराइट, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त उदाहरणों सहित संस्कृति के वस्तुकरण की चर्चा कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि संस्कृति का वास्तुकरण का मतलब क्या होता है। देखो, जब किसी समाज की परंपराएं, लोक कला, लोक नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान और हस्तशिल्प या फिर त्योहारों को आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बाजार में एक वस्तु या फिर सेवा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे ही जो है संस्कृति का वास्तुकरण कहते हैं। यानी कि देखो जब भी कोई चीज खरीदी या बेची जाती है तो हम उसे ही वस्तु समझते हैं ना, ऐसे ही आज के टाइम पे जो है संस्कृति भी एक वस्तु बन के रह गई है। क्योंकि जब भी आप जैसे कहीं कहीं जाते हो जगहों पर, तो वहां पे आपको खाना स्पेशली आप उस जगह का खाते हो पैसे देकर, वहां का नृत्य कला देखते हो पैसे देकर, वहां का ट्रेडिशन वगैरह देखते हो पैसे देकर। तो ये क्या हो रहा है कि कल्चर को, संस्कृति को आप खरीद बेच सकते हो, तो यही होता है आपका संस्कृति का वस्तुकरण, ठीक है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं, यानी कि क्या चीजें हैं जो अच्छी भी होती हैं इससे। पहली विशेषता है परंपराओं का व्यसीकरण। इसका मतलब है कि लोक नृत्य और लोक संगीत और धार्मिक कार्यक्रम पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बार बार प्रस्तुत किए जाते हैं और कई बार इनका असली उद्देश्य पीछे रह जाता है और व्यापार का जो है अधिक महत्व दिया जाता है इसे, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता देखो ये है कि सांस्कृतिक संरक्षण। जब पर्यटन बढ़ता है तो पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलता है
और इससे कलाकारों को रोजगार मिलता है और पुरानी परंपराएं जीवित बनी रहती हैं। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है, जब किसी परंपरा को आप बार बार सिर्फ पर्यटकों के लिए दिखाया जाता है तो धीरे धीरे उसका असली जो धार्मिक या फिर सामाजिक महत्व है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ चीजें जो आपकी वस्तुकरण से रिलेटेड है। अब देखो इसके उदाहरण वगैरह दे रखे हैं, बहुत आसान है। जैसे कि राजस्थान का घूमर हो गया, पंजाब का भांगड़ा हो गया, असम का बिहू हो गया, या फिर पुष्कर मेला, कुंभ मेला हो गया। आज ये सब जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कैसे संस्कृति का जो है वस्तुकरण हुआ है, ठीक है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखते हैं, कुछ कुछ अच्छे भी प्रभाव है इसके। क्या है, देखो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, हस्तशिल्प और लोक कला को जो है प्रोत्साहन मिलता है, सांस्कृतिक विरासत का जो है संरक्षण होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि संस्कृति की मौलिकता कम हो जाती है, परंपराएं सिर्फ मनोरंजन का साधन बन सकती हैं और सांस्कृतिक शोषण हो सकता है। तो ये इसके कुछ जो है नकारात्मक प्रभाव हैं। अंत में मैं आपको बता दूं, निष्कर्ष आपको यही लिखना है इसका, कि संस्कृति का वस्तुकरण एक तरफ रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृति की मौलिकता और उसकी पहचान बनी रहे। इसीलिए आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। मूव करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, उपयुक्त उदाहरणों सहित पर्यटन में प्रामाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी की चर्चा कीजिए। सबसे पहले समझिए कि प्रामाणिकता का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी संस्कृति, परंपरा, विरासत या अनुभव का असली और वास्तविक रूप। जब कोई पर्यटक किसी जगह पर जाता है तो वो उस जगह की असली संस्कृति, उसके रीति रिवाज और जीवन शैली को देखना और समझना चाहता है। इसी को जो है हम प्रामाणिकता कहते हैं, ठीक है। प्रामाणिकता समझ आ रही है। ऑथेंटिसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज को उसके असली रूप में देखना, ठीक है, कि असली तरह वो कैसी है। और उसको सिर्फ मनोरंजन के लिए उन्होंने घुमा फिरा के हमें दिखा दिया, वो नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी, असली, ठीक है। अब इसके 3 प्रकार हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले आती है वस्तुनिष्ठ प्रामाणिकता, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक स्मारक और धारों पर अपने असली रूप में बने रहते हैं। जैसे कि देखो ताजमहल हो गया, अजंता केव्स हो गया, खुजराहो मंदिर हो गया, ये सब जो है ये असली में जैसे थे, जब से चलते आ रहे हैं वैसे ही हैं, है ना। तो ये सांस्कृतिक महत्व इन्हें प्रमाणिक बनाते हैं, इन्हें असली रूप में हम देख रहे हैं, इनको कभी चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। दूसरा है आपका मंचित प्रामाणिकता। इसमें संस्कृत कार्यक्रम या फिर परंपराएं खास तौर पर पर्यटकों के लिए बदलकर या फिर सजाकर प्रस्तुत की जाती हैं और देखने में ये असली लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ बदलाव किया जा चुका होता है। ओके। तीसरा आता है आपका अनुभवात्मक प्रामाणिकता। ओके, इसमें सबसे अधिक महत्व पर्यटक के व्यक्तिगत अनुभव का होता है। अगर कोई व्यक्ति स्थानीय लोगों के साथ रहे, उनका भोजन करे और उनकी जीवन शैली को महसूस करे तो उसे वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि उसको लगता है कि वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन असली में नहीं होती वो चीजें, ठीक है। अब देखो उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण खुद भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि हमें पता है कि ताजमहल हो गया, लाल किला जैसी ऐतिहासिक स्मारकों को हमें भ्रमण करना है, और ओणम या फिर जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं इसमें अगर हम भाग लेते हैं तो हमें असली चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। ये सब जो है प्रामाणिकता के अच्छे उदाहरण है। लेकिन अगर इन त्योहारों को सिर्फ पर्यटकों के लिए बदला दिया जाता है तो ये जो है मंचित प्रामाणिकता का उदाहरण बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम असली में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं, लेकिन अगर उन्हें बदल दिया जाता है हमारे लिए तो वो प्रामाणिकता अपनी खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके महत्व वगैरह कुछ याद रखोगे आप प्रामाणिकता के। देखो प्रामाणिकता से पर्यटकों का वास्तविक अनुभव मिलता है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है, स्थानीय परंपराओं का जो है सम्मान बढ़ता है और स्थानीय समुदाय की पहचान भी जो है मजबूत होती है, ठीक है। अंत में आपको निष्कर्ष एक ही लिखना है कि देखो प्रामाणिकता का उद्देश्य सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि किसी भी स्थान की असली संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। इसलिए हमेशा पर्यटन के विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो हमने पर्यटन का अर्थ हमने समझा था पहले भी। इसका अर्थ होता है कि अपने निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान की यात्रा करना, और इस यात्रा का उद्देश्य मनोरंजन भी हो सकता है, धार्मिक यात्रा हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर व्यापार भी हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके एक एक करके जो है इसके टाइप देखेंगे, प्रकार देखेंगे। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक पर्यटन। इसमें लोग किसी स्थान की कला, उसकी संस्कृति, इतिहास, भाषा, संगीत और परंपराओं को देखने जो है या फिर समझने के लिए यात्रा करते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, पुष्कर मेला हो गया, ये सब। ठीक है, दूसरा आता है आपका रिलीजियस यानी कि धार्मिक पर्यटन। देखो इस प्रकार के पर्यटन का उद्देश्य तीर्थ यात्रा करना और धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों का दर्शन करना होता है, जैसे कि वाराणसी, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, ये सब। फिर आता है आपका परिस्थितिकी पर्यटन। देखो इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति और पर्यावरण का जो है संरक्षण करते हुए यात्रा करना है। इसके उदाहरण आपके जितने भी बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं ना, वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, काजीरंगा हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सब। ठीक है, फिर आता है साहसिक पर्यटन। देखो इसमें रोमांच से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती है, जैसे कि ट्रेकिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ये सब। ठीक है, पांचवा है आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन। ठीक है, जब आप अपनी किसी इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए या फिर योग या फिर स्वास्थ्य लाभ के लिए यात्रा करते हैं, और उससे हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन कहते हैं। ठीक है, और आपका छठा आ गया ग्रामीण पर्यटन। इसमें लोग गांव की जीवन शैली, कृषि, लोक कला और हस्तशिल्प का जो है भोजन वगैरह का अनुभव लेने के लिए गांव की यात्रा करते हैं, और इससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है और उनकी आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हैं कुछ विभिन्न प्रकार पर्यटन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो परिस्थितिकी पर्यटन अभी हमने पढ़ा था, क्या है, भारत से उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा ही दिया, तो मैं फिर से इसको क्या ही समझाऊं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन फिर से। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका अर्थ है ऐसी यात्रा जिसमें प्रकृति का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाया जाए और स्थानीय समुदाय के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति दोनों की रक्षा करना होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम कुछ मुख्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। देखो इसमें वन, वन्य जीव, नदियां और प्रकृति के जितने भी संसाधन है उनकी रक्षा की जाती है, और पर्यटकों को भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता आ जाती है स्थानीय समुदाय की सहभागिता। देखो इसमें गांव के लोग जो हैं, स्थानीय लोग भी पर्यटन से जुड़े होते हैं, होम स्टे चलाते हैं, गाइड का काम करते हैं और हस्तशिल्प बेचते हैं, और इससे उनकी आय बढ़ती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका सांस्कृतिक संरक्षण। इस प्रकार का जो पर्यटन होता है इसमें स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कृति विरासत का सम्मान करना होता है। ठीक है, चौथा आ जाता है आपका पर्यावरणीय शिक्षा। इसके माध्यम से लोगों में प्रकृति, वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब भारत के आपको कुछ प्रमुख उदाहरण बताने। देखो काजीरंगा बहुत फेमस है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दूसरा है पेरियर टाइगर रिजर्व जो आपका केरला में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखोगे। तीसरा आ जाता है सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और चौथा है आपका थेनमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थेनमला ये एक तरह का ना प्रयोजन है जो करा गया है, भारत का पहला योजित इको टूरिज्म परियोजन है, ये माना जाता है इसे पहला सबसे। ठीक है, अब देखो इसके महत्व अगर हम देखें तो बहुत सारे महत्व आ जाते हैं। एक तो देखो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, संस्कृति विरासत सुरक्षित रहती है, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, और प्रकृति का भी आप लोग जो है संभव ध्यान रखते हो, है ना, तो यही चीज। ठीक है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। अंत में आप लोग जो है निष्कर्ष में यही लिखोगे कि प्रकृति की पर्यटन सिर्फ प्रकृति देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसीलिए भविष्य में भी सतत और जिम्मेदार पर्यटन का बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो ये 5 प्रश्न जो मैंने अभी आप लोगों से साझा करे हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। तो आप ये तो 5 करके ही जाएंगे। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगी, जिसमें प्रश्न 6 से प्रश्न 10 तक करे होंगे। ओके,
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।